मॉर्निंग सभी को। लाइव हैं। शायद एंगल बाई सेक्टर थ्योरम करना है ना। कल हम लोग यहाँ पे किए थे कि ऊंचाइयों का जो योगफल होता है वो परिमाप से कम होता है ना। देखिएगा, सबसे पहले हेडिंग लगाइएगा सब लोग, एंगल बाई सेक्टर थ्योरम, जिसको हम लोग कहते हैं कोण समद्विभाजक प्रमेय। एंगल बाई सेक्टर थ्योरम जिसको कहते हैं कोण समद्विभाजक प्रमेय। कोण समद्विभाजक प्रमेय। कोण समद्विभाजक प्रमेय। एंगल बाई सेक्टर थ्योरम को कहते हैं कोण समद्विभाजक प्रमेय। देखिए इसमें क्या है कि एक त्रिभुज है, कौन सा है, ए बी सी है। और ये जो कोण ए दिख रहा है ना, कोण ए जो दिख रहा है उसको दो बराबर भाग में बांटने वाली रेखा है, कौन, एडी। एडी जो है ना उसको हम लोग कहेंगे एंगल बाई सेक्टर कहेंगे। और वो भी कोण ए को आंतरिक विभाजित कर रहा है, तो आप चाहे तो इसको ये भी कर सकते हैं इंटरनल एंगल बाई सेक्टर। अब देखिए एंगल बाई सेक्टर है तो इधर वाले कोण को हमने अल्फा कह दिया और इधर वाले कोण को भी क्या कह दिया, अल्फा। कोण समद्विभाजक रेखा का मतलब क्या है, कोण को दो बराबर भाग में बांटने वाली रेखा। तो हमने इधर वाले कोण को अल्फा कह दिया तो इधर वाला कोण भी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा आपका, है ना। अब जैसे देखिए, अगर इधर वाला कोण को हमने थीटा कह दिया, थीटा कह दिया तो पता है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा हो जाएगा। इधर वाला कोण 180 माइनस थीटा, क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर 180 का कोण बनता है। तो अगर इधर वाला थीटा होगा तो उधर वाला 180 माइनस थीटा होगा। ये चीजें हैं। अब देखिए यहाँ पर हम साइन फार्मूला का यूज करेंगे इस चीज को प्रूफ करने के लिए, यूज साइन फार्मूला। यूज साइन फार्मूला, साइन फार्मूला का हम यूज करेंगे। अब कहोगे साइन फार्मूला क्या होता है, तो बड़ा सिंपल बात है, देखिएगा ए बाई साइन ए बराबर बी बाई साइन बी बराबर सी बाई साइन सी। यही जो है ना इसी को हम कहते हैं साइन फार्मूला कहते हैं। ए बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन सी। मतलब क्या है कि देखो एंगल ए है ना यहाँ पर, तो ये जो स्मॉल ए है उसके सामने की भुजा है। यहाँ एंगल बी है तो स्मॉल बी उसके सामने की भुजा है। यहाँ एंगल सी है तो स्मॉल सी उसके सामने की भुजा है ना। एंगल ए है तो सामने की भुजा स्मॉल ए, यहाँ पर बी है तो सामने की भुजा स्मॉल बी, और यहाँ पे सी है तो सामने की भुजा
स्मॉल सी आपका होगा, है ना, ये स्मॉल सी होगा। तो यही साइन फॉर्मूला है और इसी का यूज करके हम कोण समद्विभाजक प्रमेय से जो रिजल्ट मिलता है, जो नीचे में दिख रहा है, इस चीज को हम प्रूव कर सकते हैं। आप देखिए, ध्यान दीजिएगा सब लोग ध्यान दीजिए। देखिए ये थीटा है ना कोण, तो इसके सामने की भुजा कौन होगा, ए बी होगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ए बी बाई साइन थीटा बराबर, अब देखो ये वाला कौन कौन सा है, अल्फा, तो इसके सामने की भुजा कौन है, बी डी है, बी डी है। तो यहाँ पर हम कहेंगे बी डी बटा में साइन अल्फा, बी डी बटा में साइन अल्फा, ये चीजें हैं। तो आप बताइए इसको उधर भेज देंगे या इसको इधर ला देंगे, तो आप हमको बताइए क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा साइन थीटा बाई साइन अल्फा, या फिर ऐसे लिखो आप ए बी और उसको उतार दिए नीचे बी डी, साइन थीटा को भेज दिए ऊपर, तो साइन थीटा बाई साइन अल्फा हो गया। ये एक नंबर हो गया, है ना। कौन सा ट्रेंगल में चले हैं दिख रहा है, ये हम लोग चले हैं, पता है, ट्रेंगल ए बी डी में आपका, है ना, ट्रेंगल ट्रेंगल ए बी डी से, आपका ट्रेंगल ए बी डी से चले हैं यहाँ पर हम। अब उधर वाले में चलेंगे, ए सी डी में चलेंगे, है ना, ट्रेंगल ए सी डी से अब हम चलेंगे, है ना, ए सी डी से चलेंगे। देखो ए सी डी में क्या होगा, सुनिएगा सब लोग, ए सी डी में क्या होगा, सुनिएगा सब लोग। देखिए ये कोण क्या है, 180 माइनस थीटा, और ये क्या है, ए सी है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ए सी बटा में साइन साइन 180 माइनस थीटा, यही ना होगा जी। अब बराबर में देखो इस अल्फा के सामने कौन है, डीसी है ना, डीसी आपका है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा डीसी और बटा में हो जाएगा साइन अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एसी और डीसी को उतार देंगे हम नीचे, ऑनलाइन वाले विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। अब साइन 180 माइनस थीटा को हम क्या कहेंगे, साइन थीटा ही कहते हैं, है ना। देखो 180 के रिस्पेक्ट में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ज्यों का त्यों रहता है, तो साइन ही रहेगा। 180 के रिस्पेक्ट में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ज्यों का त्यों, अगर 90 रहता ना तो बदल जाता, साइन 90 माइनस थीटा रहता तो कॉस थीटा हो जाता आपका। साइन 90 माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर साइन 180 माइनस थीटा, तो ये साइन थीटा ही हो जाएगा। प्लस में होगा कि माइनस में, तो आप देखिए 180 माइनस थीटा इस सेकंड क्वाड्रेंट में चल जाएगा, 180 इधर होता है ना, देखो ये होता है 0 और यहाँ होता है 180, तो 180 माइनस का मतलब 180 से कम, तो 180 से कम कौन सी क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और मैं आपको बता दूं कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पहला में ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन कॉसेक पॉजिटिव, इसमें टैन कॉट पॉजिटिव, इसमें कॉसेक पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होने के कारण यहाँ प्लस साइन थीटा होगा, ना कि माइनस में होगा। अच्छा अब नीचे में देखो ये क्या हो गया, ये हो गया साइन अल्फा और इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब आप हमें बताइए ये दोनों सेम है क्या, आरएचएस, दोनों इक्वेशन का आरएचएस क्या है, सेम है, तो एलएचएस भी सेम होगा, है ना। देन आप कह सकते हैं ए बी बटा में बी डी और बराबर उधर देखिए ए सी बटा डी सी। आप ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ए बी बटा बी डी बराबर ए सी बटा डी सी। आप ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या आप ए सी को उतार लो नीचे, ए सी को उतार लो नीचे, तो क्या हो जाएगा बोलिए, ए बी बटा ए सी, देखो बी डी चल जाएगा ऊपर, तो बराबर में हो जाएगा बी डी बटा में डी सी आपका हो जाएगा, है ना। तो ये भी आप कह सकते हैं और ये चीज़ें जो है प्रूव्ड हो चुका है, देख लीजिए ए बी बाई ए सी इक्वल टू बी डी बाई डी सी। तो ये चीज़ें जो है ना आपका ये प्रूव्ड हो चुका है। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यही है, जब भी किसी त्रिभुज में एक कोण का समद्विभाजक खींचा जाए, याद रखना, जब भी किसी त्रिभुज में कोई एगो कोण का बाइसेक्टर खींचेंगे तो वैसी स्थिति में ए बी बटा ए सी, देखो अगल बगल की दो भुजा, यहाँ ध्यान दीजिए,
ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी बराबर बराबर, जैसे ही हम ए डी बाई सेक्टर खींचे तो सामने की भुजा दो पार्ट में बट गया कि नहीं बट गया? कौन कौन बटा? बी डी और डी सी बट गया। तो ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा डी सी होता है। इसमें कितने टर्म दिख रहा है? एक दो तीन चार, चार गो में कोई तीन दे करके और चौथा आपसे पूछेगा और सवाल में एंगल बाई सेक्टर मेंशन रहेगा, तो ये सवाल बन जाएगा। इस रिलेशन का यूज करिएगा तो डायरेक्ट इतना कुछ करने का जरूरत, प्रूफ करने का जरूरत नहीं है आपको। आज के बाद कहीं कोई बोल देगा एंगल बाई सेक्टर थ्योरम, तो समझिए वो ये चीज कहना चाह रहा है। उसको बताइए कि एंगल बाई सेक्टर थ्योरम ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा डी सी होता है। या फिर ई भी बोल सकते हैं, तो भी गलत नहीं है। इसमें क्या है? ए बी बटा बी डी, मतलब ई वाला अब बटा इधर वाला बी डी, अब बराबर हो जाएगा उधर वाला ए सी बटा ई वाला डी सी। आपका कुछ बुझाया? हम्म। छापिए जल्दी से। बीडी नीचे कैसे कर दिए अविनाश? बीडी बीडी नीचे कैसे कर दिए? अरे इसको भेज दिए ऊपर और उसको भेज दिए नीचे, ठीक है, क्रॉस गुणा कर दिए, इसको भेज दिए ऊपर उसको भेज दिए नीचे, तो हो गया बीडी नीचे। बोलिए जी। हाँ जी। लंब, कहाँ लंब लिखे हैं अभी? खड़े होके बोलिए ना पहले, अब बोलिए। ए बटा साइन है, ए बटा साइन है कहाँ लिखे हैं? ये फार्मूला ही है, साइन फार्मूला, ये वाला, ये फार्मूला ही है। नीचे वाला वहां से क्वेश्चन से, ए बी भुजा है ये, ए बी ये भुजा है और सामने का कोण कितना है इसका? थीटा है। वही हो गया ए बी बाई साइन थीटा। ऊपर में लिखते हैं भुजा और नीचे में लिखते हैं साइन के साथ वही एंगल, है ना। तो फिर यहाँ पे बी डी, बी डी आपका ये वाली भुजा हो गया बी डी, और सामने का कोण देखो अल्फा है तो बटा में साइन अल्फा हो गया। बड़े आगे। बड़ा आगे बोलिए। हैं? हाँ, लग रहा है, लगने से ना होता है। बैठिए। कौन समद्विभाजक खींचे तो लगने से थोड़ी ना होता है। पहले दिन मैंने ज्योमेट्री में बोला था कि लगेगा कुछ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो ये त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है। अब इस कोण का समद्विभाजक खींचना है, लगभग इधर आपका होगा, बराबर बराबर आपका। क्या लंब भी लग रहा है आपका? ऐसा कुछ नहीं है, लगने से नहीं होता है। सब बेवकूफ़ी वाली बात मत करिए। जो नियम कहेगा, थ्योरम कहेगा, उसी पे काम करना है। लग रहा है, लग तो बहुत कुछ रहा है, लग रहा है कि समबाहुओ त्रिभुज है, फिर तो 60 डिग्री में 30 डिग्री, 30 डिग्री सब हो जाएगा फिर आपका, है ना। लगने से नहीं होता है। चलिए एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, सुनिएगा। साइन फार्मूला ये चीज होता है, ये आपको ध्यान रखना है। फार्मूला है कि ए बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन सी। देखिए ऊपर हम लोग भुजा की लंबाई लिखते हैं
और नीचे जानते हैं उस भुजा के सामने जो कोण होता है ना, उसी कोण को साइन के साथ लिखते हैं। तो जैसे यहाँ पर भुजा हमने लिख दिया ए बी, तो ए बी के सामने का कोण कौन सा है, थीटा, इसी को हम साइन के साथ लिखेंगे, साइन थीटा। फिर यहाँ पर देखो ई वाला भुजा बी डी, अब बी डी के सामने का कौन अल्फा है, तो बटा साइन अल्फा। हमने क्या किया, बी डी को नीचे कर दिया, साइन थीटा को ऊपर कर दिया, तो ये हो गया इक्वेशन 1। ठीक इसी प्रकार अब उधर चले तो हो जाएगा ए सी बटा साइन 180 माइनस थीटा, और फिर डी सी बटा साइन अल्फा। डी सी को नीचे उतार दिए तो ए सी बटा डी सी, और ये चल गया ऊपर साइन थीटा बाई साइन अल्फा। सेकंड हो गया। अब देखो इसका भी आर एच एस दोनों का सेम है, इसका मतलब एल एच एस बराबर होगा ए बी बटा बी डी बराबर होगा ए सी बटा डी सी। ये भी रिलेशन सही है ना, तो इसको ऊपर कर दीजिए, उसको नीचे कर दीजिए, तो ए बी बाई ए सी इक्वल टू बी डी बाई डी सी, है ना। क्या, ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा डी सी। इसको माइंड में यहीं पे लोड करिए कि इतना बटा इतना बराबर होता है इतना बटा इतना होता है ना। और एक चीज और आप जान लो कि कोण ए जो है ना, कोण ए का ही क्या है, ये अंतः कोण है। कोण ए का ही क्या है, ये अंतः कोण है ना। तो अंतः कोण का समद्विभाजक ये है इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में दो तरह के सवाल बनेंगे, एक बनेंगे इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर पर, दूसरा बनेगा एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर पर। दोनों स्थिति में रिलेशन क्या होता है, सेम ही होता है। दोनों स्थिति में रिलेशन सेम होता है, चाहे इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर हो या फिर एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर हो, है ना, सेम होता है। यहाँ पर देखिए वो एक नंबर था ना, ये यहाँ पर इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर था। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये है एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, इसका मतलब क्या है कि ओरिजिनल जो हमारा त्रिभुज है वो कौन है, ओरिजिनल जो त्रिभुज है वो हमारा कौन है, एबीसी है, एबीसी है। अब क्या है कि सी ए को क्या किया गया, ऐसे बढ़ा दिया गया, सी ए को ऐसे बढ़ा दिया गया है, सी ए को ऐसे बढ़ा दिया गया है। तो बढ़ा दिया गया है तो बाहर में कौन कितना बन रहा है, बाहर में ये कौन बन रहा है ना जी, इसी को क्या कहते हैं, बहिष्ठ कोण। अब यहाँ पर बहिष्ठ कोण का समद्विभाजक हमने खींच दिया, बहिष्ठ कोण का समद्विभाजक हमने खींच दिया, बहिष्ठ कोण का जो बाहर में किसी बिंदु पर मिल रहा है कि नहीं बात। तो ऐसी स्थिति में भी ये हो गया बहिष्ठ कोण का समद्विभाजक, है ना। यहाँ पे हो गया बहिष्ठ कोण का समद्विभाजक। एडी जो है ना, देखो एडी जो है, एडी जो है वो आपका है एक्सटीरियर, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, बाह्य कोण समद्विभाजक है, बाह्य कोण समद्विभाजक है, बाह्य कोण समद्विभाजक है आपका, ये बाह्य कोण समद्विभाजक है। तो याद रखना है सिमिलरली मतलब होता है उसी प्रकार, उसी प्रकार जिस प्रकार वो हुआ था सेम रिलेशन यहाँ भी बनेगा आपका। त्रिभुज की भुजा कौन कौन है, तो आप कहोगे सर ए बी है और कौन है, ए सी है, तो हो जाएगा ए बी बटा ए सी। अब देखो कौन सी पॉइंट पर बाइसेक्ट कर रही है, डी पॉइंट पर, ये पॉइंट पर ना। देखो कभी भी बाहर, अगर बाहर बाहर तो विभाजक किया जाएगा, अंदर में रेखा नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा। यहाँ पर रेखा ऐसे तो तब आता ना जब अंतः कोण का समद्विभाजित करते, तब ना अंदर में आता, बीसी के अंदर में आता। बाह्य कोण समद्विभाजक करिएगा तो बीसी से कहीं बाहर कोई पॉइंट जाएगा आपका, ठीक ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, देखो डी से ही लेना होता है, तो एक बार लेंगे डी बी, एक बार लेंगे डी सी, आपका वही तो है डी बी डी सी, आपका डी बी डी सी। तो सेम रिलेशन है, यही रिलेशन आपको पीछे भी आपको मिला है। एग्जाम में सवाल रहेगा तो सवाल में अंतः कोण समद्विभाजक या बाह्य कोण समद्विभाजक मेंशन रहेगा, है ना। तो वैसी स्थिति में दोनों स्थिति में रिलेशन हम लोग सेम यूज करेंगे। ए बी ए सी क्या है, त्रिभुज की दोनों भुजा है, और डी बिंदु पर जो है ना बाइसेक्ट कर रहा है, तो डी से एक बार बी की दूरी और फिर डी से एक बार सी की दूरी, तो वही हो गया डी बी बटा डी सी, या फिर बी डी भी कह सकते हैं। डी सी का मान लेंगे तो ले ही लिए, डी सी का मान लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक लिया ही नहीं गया। हाँ तो जोड़िए कि ना लेंगे, ये सब पूछने की बात क्या है। तो क्या अगर डी सी कितना, तो जोड़िए कि ना लेंगे, 3 2 5।
पीछे में बीच में था, यहाँ पर था, तो डीबी और डीसी ले रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। एडी क्या है? एक्सटीरियर एंगल बाई सेक्टर है। एडी जो है मिटाए कहाँ जी, वही सब तो लिखा हुआ है। एडी जो है वो क्या है? एक्सटीरियर एंगल बाई सेक्टर है। एक्सटीरियर एंगल बाई सेक्टर एडी। चलिए आगे बढ़िएगा। यहाँ पर देखिए, ये हमारा अगला पॉइंट है। जिस रेशियो में बेस होता है उस त्रिभुज में, उसी रेशियो में उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। देखिए ऐसा कब होता है जानते हैं? जैसे यहाँ पर एक ट्रेंगल क्या दिख रहा है? एबीसी दिख रहा है। एबीसी देख लो, एक ट्रेंगल है। एबीसी जो है ना एक ट्रेंगल है। एबीसी एक ट्रेंगल है। अब क्या किए, ए से हम डी को मिला दिए। मैं लंब वम्ब नहीं डाला हूं, मैं पहले बोल रहा हूँ, है ना। बस एडी एक रेखा खींच दिए। अब आप देखो इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को आप देखिए, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को देखिए आप। बताइए, इस त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुज का जो आधार है, देखो तो, इसका आधार बी डी है और इसका आधार डी सी है। इन दोनों त्रिभुज का आधार जो है ना वो सेम ही है, एक ही रेखा पर है। देख लीजिए, एक ही रेखा बीसी है और उसी पर इस त्रिभुज का भी आधार है, इस त्रिभुज का भी आधार है। और ये शीर्ष भी क्या है आपका? सेम है। शीर्ष भी सेम है ना। यहाँ पे हम कह सकते हैं आधार एक ही रेखा पर हो, आधार एक ही रेखा पर तथा शीर्ष कॉमन होना चाहिए, लगा दीजिए। है ना, होना चाहिए। आधार एक ही रेखा पर तथा शीर्ष कॉमन होना चाहिए। तो वैसी स्थिति में, मैंने क्या बोला, वैसी स्थिति में जिस रेशियो में बेस होगा, जिस रेशियो में उसका बेस होगा, मान लेते हैं अगर ये 2 है, आई है 3 है, मान लेते हैं कि इसका बेस है 2 सेंटीमीटर, इसका बेस है 3 सेंटीमीटर, तो एरिया भी समझो 2:3 में ही आपका होगा। एरिया भी 2:3 में ही होगा। मामला यहाँ पर ये है, मतलब जो रेशियो देख लीजिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, बी डी और डी सी का जो रेशियो, बी डी और डी सी का सेम रेशियो आपका इसके एरिया का। तो आप बताइए, बी डी जब बेस है तो इस त्रिभुज क्या बनेगा? ए बी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। और डी सी जब बेस है तो फिर एरिया क्या बनेगा? तो ए डी सी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। जिस रेशियो में बेस होगा उसी रेशियो में एरिया होगा। ये बात आप सभी को ध्यान में रखना है। कैसे कर सकते हैं? तो भी आसान है, आप खुद ही देख लो। बताइए सब लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। देखिए इस चीज को मैं प्रूफ कर दे रहा हूँ, दिखा दे रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, कोई बताएगा ए बी डी का एरिया क्या होगा? ए बी डी पहले दिख रहा है आप सभी को? ए बी डी सब लोग देखिए वहां पर। अब इसका देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो 1/2, आधार क्या होगा? बी डी, बी डी और ऊंचाई हो जाएगा एच। अभी कोई जरूरी नहीं कि यही ऊंचाई होगा, ऊंचाई हमेशा 90 डिग्री पे होता है, ये बात ध्यान रखना है। यही तो 90 डिग्री है नहीं है, नहीं है। तो ऊंचाई इधर भी हो सकता है, ऊंचाई उधर भी हो सकता है, कहीं भी होगा बस ऊंचाई। तो ये चीज हो गया। फिर इसके बाद आप बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी आपका, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2, आधार होगा डी सी, आधार होगा डी सी और ऊंचाई होगा आपका एच। क्योंकि देखिए दोनों त्रिभुज का शीर्ष तो यही है, दोनों त्रिभुज का शीर्ष तो यही है और दोनों त्रिभुज की जो आधार है वो एक ही रेखा पर है। तो आप हमको बताइए कि अगर एक ही बिंदु से एक रेखा पर ऊंचाई खींचा जाए तो क्या अलग अलग होगा?
जैसे मान लेते हैं कि ई बिंदु से इस रेखा पर ऊंचाई खींचना, ई ऊंचाई है 90 डिग्री पर, अलग करेंगे तो क्या ऊंचाई होगी, इधर कर देंगे तो क्या 90 डिग्री बनेगा, इधर मतलब इससे जहां डेविएट की है इधर उधर की है ऊंचाई नहीं कहलाएगा। ऊंचाई तब कहलाता है जब 90 डिग्री का कोण बनता है। तो अगर एक वो यहाँ पर बिंदु है, इस सरल रेखा है, तो याद रखिएगा कि एक बिंदु से एक सरल रेखा पर एक ही ऊंचाई खींचा जा सकता है, दूसरा कभी नहीं। एक पॉइंट से एक सरल रेखा पर सिर्फ एक ही हाइट खींचा जा सकता है, दूसरा नहीं। एक हाइट खींच दी 90 डिग्री पर, अब थोड़ा सा अगर इधर से तिरछा खींचेगा तो 90 भंग हो जाएगा, और 90 जब भंग हो जाएगा तो फिर उसको ऊंचाई नहीं कह सकते। ऊंचाई के लिए क्या चाहिए, 90 डिग्री का कोण चाहिए। तो हमेशा याद रखना कि एक पॉइंट और एक सरल रेखा पर सिर्फ एक ही ऊंचाई खींचा सकता है। तो ये जो पॉइंट है वो इसका भी शीर्ष है और इसका भी शीर्ष है, और एक ही सरल रेखा में दोनों का आधार है। तो ऊंचाई भी दोनों के लिए क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा आपका। ऊंचाई भी दोनों त्रिभुज के लिए सेम हो जाएगा। अब यहाँ पर इसे डिवाइड कर दो तो हाफ से हाफ खत्म, ऊंचाई से ऊंचाई खत्म आपका हो गया, है ना। तो जिस रेशियो में बेस उसी रेशियो में एरिया, चीजें आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, आपका लिखने क्या जरूरत है। तो ये चीज को याद रखना है कि अगर कभी डायग्राम ऐसा बन रहा है, दो गो त्रिभुज सटल सटल एकदम सटा हुआ है ना, तो वैसी स्थिति में जिस रेशियो में बेस होता है ठीक उसी रेशियो में उस त्रिभुज का एरिया होता है। ये सब याद रखे पड़ेगा, ये बात जान लीजिए, डेली रिवीजन करिए। इसको कैसे प्रूफ करें, देखो प्रूफ कर दिए। ये सब चीज मैंने कर दिया अलग बात है, ये सब चीज याद रखना है डायरेक्ट, है ना, ये सब चीज को ध्यान में रखना है। ऐसा कभी भी डायग्राम बने तो सीधे कहना है कि जो रेशियो बेस का होता है ठीक वही रेशियो उन दोनों के एरिया का होगा। कुछ कहना है इसमें किसी को, याद हुआ, जिस रेशियो में बेस होगा उसी रेशियो में उसका एरिया होगा, ये ध्यान रखना है। जिस रेशियो में बेस होगा उसी रेशियो में उसका एरिया होगा, आपको ये ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। जितना भी ट्रायंगल में थ्योरी किए हैं उस पर कुछ सवाल हम लोग कर लेंगे अभी, है ना, कुछ सवाल कर लेंगे। और यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आप सब लोग नोट करिएगा। क्वेश्चन एक गो नहीं, क्वेश्चन 5 गो यहाँ पर, 5 सवाल है, सब लोग नोट करिएगा। किसे त्रिभुज की तीन भुजाएं 11, 16 और 1 सेंटीमीटर है। तो पहला नंबर एक्स की मिनिमम वैल्यू, दूसरा एक्स की मैक्सिमम वैल्यू, तीसरा एक्स की पॉसिबल वैल्यू, चौथा नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल, और पांचवा आपका परिमाप का योगफल। सवाल एक जरूर है, 5 कंसेप्ट देगा आपका। पढ़े, 5 क्वेश्चन लिख लीजिएगा।
चलिए आइए तो सीखिएगा यहाँ पर सब लोग। सवाल में क्या कहता है आप देख सकते हो, किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं। आप ध्यान दीजिए सब लोग, ये त्रिभुज है और त्रिभुज की 3 भुजाएं। देखो ये कितना दिया है जी, ये दे दिया है आपका 11 दे दिया है, और ये कितना दे दिया है 16, और तीसरी भुजा क्या है x है। और x जो है ना वो इंटीजर है, मतलब पूरा पूरा x का मान, x का मान पॉइंट में नहीं होगा, 8.5 9.5 ऐसे कुछ नहीं हो सकता है। x क्या इंटीजर है बोले तो पूर्णांक है। अब देखिएगा यहाँ पर पहला कहता है x की मिनिमम वैल्यू बताओ, दूसरा x की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तीसरा x की पॉसिबल वैल्यू मतलब x का कई गो मान संभव है, और तीसरा नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रेंगल के कई गो ट्रेंगल बन सकता है, और पांचवा परिमाप का योगफल। ट्रेंगल जितना बनेगा उन सबका परिमाप को जोड़ना है ना। ये हमारा 5 सवाल है, एग्जाम में 5 को नहीं पूछता है, एग्जाम में इसमें से कोई एक सवाल पूछता है ना। यहाँ पर हम लोग पांचों देख लेंगे। देखिए जैसे भी कभी भी याद रखना, अगर 2 ठो भुजा दे के तीसरा अननोन दे देगा, अननोन एक्स लगा देगा, के लगा देगा, वाई लगा देगा, तो कौन सा कंसेप्ट लगाना है तब जाके एक्स का मान निकले। हमको तो एक्स का मान निकालना है, तो एक्स का मान निकालने के लिए पता है कौन सा कंसेप्ट लगेगा। एक मैंने बात आपका पहले पढ़ाया था कि किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं का योगफल तीसरा से बड़ा होता है और अंतर तीसरा से छोटा होता है, ये मैंने आपको बताया था। देखिए तीसरी भुजा यहाँ पर क्या है एक्स है, तीसरी भुजा यहाँ पर एक्स है। आप ध्यान दो जरा सब लोग, तीसरी भुजा यहाँ पर एक्स है, तीसरी भुजा क्या होता है 2 भुजाओं के योगफल से, अरे बोलो छोटा होता है। तो 16 + 11 2 गो भुजा है, तो इसके जोगफल 2 गो भुजा को जोड़ देंगे तो उससे ही छोटा हो जाएगा, और अंतर से क्या होता है बड़ा होता है, यानी 16 - 11 से क्या होता है बड़ा होता है। ये चीज कोई नया मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैंने कहा है कि 2 भुजाओं का योगफल तीसरा से बड़ होगा, जिधर मुंह खुला उधर बड़ा, और 2 भुजाओं का अंतर अंतर तीसरा से छोटा होगा आपका, ठीक ना। अब देखो यहाँ पर x, 16 में से 11 घटेगा कितना 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 16 और 11 27 हो जाएगा आपका, है कि नहीं बात। 16 11 27 हो जाएगा। देख लीजिए 16 में से 11 घटेगा 5, और 16 + 11 कितना हो गया 27 हो गया, है ना। तो ये चीजें हमें मिल गया, ये चीजें मिल गया। ये क्या कहना चाह रहा है, कहना चाह रहा है कि x का मान 5 से बड़ होगा और 27 से छोट होगा। तो एक बात समझो कि x का मान क्या क्या हो सकता है। 5 से बड़ होगा मतलब 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, डॉट 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 डॉट, और 27 से छोट होगा तो पता है कहाँ तक जाएगा, 26 तक जाएगा आपका, है कि नहीं मान। एक्स की वैल्यू जो है ना वो 6 भी हो सकता है, जैसे 6 अगर यहाँ पे रहेगा तो भी ट्रेंगल का निर्माण हो जाएगा। अगर देखिए अगर 5 यहाँ पे रहेगा तो ट्रेंगल बनबे नहीं करेगा। ट्रेंगल बनने के लिए क्या चाहिए 5 से बड़ और 27 से छोट। अब सवाल कहता है पहला नंबर, आ जाओ पहला नंबर। सवाल कहता है कि एक्स का मिनिमम वैल्यू बताओ, तो मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स का कम से कम मान कितना होगा 6 सेंटीमीटर आपका होगा कि नहीं जी। 6 सब सेंटीमीटर में ना है तो सेंटीमीटर आपका होगा। दूसरा नंबर, अगर आपसे पूछ रहा है क्या पूछ रहा है एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 26 आपका होगा। तीसरा नंबर सवाल, सवाल कहता है एक्स की पॉसिबल वैल्यू कितना है, एक्स की पॉसिबल वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू मतलब क्या संभव मान, मतलब एक्स का कई गो मान संभव है। तो 6 से लेकर कहाँ तक 26 तक। कोई पूछेगा कई गो संख्या है, 6 से 26 तक कई गो संख्या है, तो 20 गो की 21 गो, 21 गो 20 गो ना। 6 से 26 तक कई गो संख्या कोई पूछेगा ना, तो 26 में से 6 घटाइएगा 20, और एक बढ़ा दीजिएगा 21 गो। 6 से 26 तक उंगली पे गिन सकते हैं, 6 से लेकर के 26 तक 21 गो आपका पूरेगा। 26 में से 6 घटा रहे हैं तो 20, तो 20 में क्या है कि 6 को आप घटा दिए, लेकिन 6 को लेना है 6 से, यानी 6 को इंक्लूड करना है, कुल मिला के 21 आपका हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं 6 से
6 से 26 तक लेना है ना। तो कै गो होगा आपका? 21 गो आपका, 21 गो आपका होगा। यानी हम कह सकते हैं एक्स की जो वैल्यू है ना, कितना को पॉसिबल है जी? 21 को वैल्यू पॉसिबल है। चौथा नंबर, चौथा नंबर यहाँ पर क्या है सुनिएगा, चौथा नंबर यहाँ पर क्या है सुनिएगा, चौथा नंबर, चौथा नंबर क्या बोलता है? चौथा नंबर बोलता है कि नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल, है ना, कहता है नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल। पॉसिबल ट्रायंगल, एक बात बताइए, सुनिए, अभी छापने में लग गया। ई भुजा कन्फर्म है 11, ये भुजा कन्फर्म है 16, और कह रहा है त्रिभुज कय गो संभव है। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये दोनों तो फिक्स ही है भुजा? जय गो एक्स का मान होगा तय गो त्रिभुज बनेगा। जैसे अगर हम 6 ले लेंगे तो एगो त्रिभुज बन जाएगा, 6 16 11 का। अगर हम 7 ले लेंगे तो 7 16 11 का दूसरा त्रिभुज। 8 ले लेंगे तो 8 16 11 का। 9 16 11 का, 10 16 11 का। तो कहता है कि कय गो त्रिभुज पॉसिबल है, आप बता सकते हैं? 21 गो। जय गो एक्स का मान पॉसिबल है तय गो त्रिभुज बनना पॉसिबल है। क्या इस बात से सहमत है? जितना गो एक्स का मान पॉसिबल है उतना ही गो त्रिभुज भी पॉसिबल आपका है ना। तो नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल का मतलब क्या? जितना जितना एक्स का मान संभव है, हम लिखते रहे जितना एक्स का मान संभव है, जितना एक्स का मान संभव है उतना ही ट्रायंगल बनेगा। जय गो एक्स का मान पॉसिबल है उतने को आपका ट्रायंगल बनेगा। तो देखो यहाँ पर कई गो एक्स का मान पॉसिबल है? 21 गो। तो 21 आपका क्या बन जाएगा? ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, कुछ बुझाया? 4 गो पहले तो शर्ट छापिए, क्या बोल रहे हैं आप जी? कैसे पॉसिबल है? क्या बोल रहा है? 27 से छोट होना चाहिए। 27 से छोट होना चाहिए तो मैक्सिमम 27 कैसे हो जाएगा? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एक्स का मान 5 से बढ़ 27 से छोट, तो 27 कैसे ले लेंगे? 27 छोट कह रहा है तो जल्दी छापिए, आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालने का एक आपको हम ट्रिक भी बता रहे हैं। आज से बढ़ 27 से छोट, तो 27 थोड़ी ना होगा मैक्सिमम। 27 से छोट इंटीजर क्या होता है? जस्ट पहले वाला 26 होता है। मैक्सिमम एक्स की वैल्यू 26, मिनिमम 5 से बढ़ तो 6 हो जाएगा। अब एक्स का पॉसिबल वैल्यू क्या है? वो तो 6 से लेकर 26 तक 21 गो संख्या है। तो एक्स का 21 गो मान संभव है। ट्रेंगल कै गो बनेगा? तो जय गो एक्स की वैल्यू संभव है तय गो ट्रेंगल बनेगा। इसमें कुछ पूछना है किसी को? तो अभी सब कंफ्यूजन है तो अंग्रेजी के मास्टर साहब ने बताएंगे जी। गैदर देन और लेस देन में क्या कंफ्यूजन है, क्या दोनों में डिफरेंस है? अच्छा सॉरी, ग्रेटर है, ग्रेटर देन लेस देन, सिंपल तो बात है। ग्रेटर, दिक्कत है जिधर जिधर मुंह बड़ा रहेगा, मुंह खुला रहेगा जिधर, उधर बड़ा होगा। और जिधर इसका मुंह बंद रहेगा, देखो यहाँ बंद है तो इधर छोटा डाटा लिखा जाता है, इधर छोटा रहेगा। जिधर मुंह खुला उधर बड़ा, जिधर मुंह बंद उधर छोटा होता है। एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स से बड़ा 27 है और 5 एक्स से छोटा है। इसका मतलब क्या है? एक्स का मान 5 से बड़ होगा और 27 से छोट होगा। तो एक्स का मान 5 से जस्ट बड़ा क्या होगा? 6 होगा, और 27 से जस्ट छोटा 26 होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 4 नंबर के लिए एक और तरीके आपको हम बताते हैं। 4 नंबर के लिए नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल का एक और तरीके बताते हैं। आप यहाँ पर देखिएगा, अभी हम लोग 4 नंबर ही देख रहे हैं। देखिए, नंबर ऑफ
पॉसिबल ट्रायंगल बराबर जानते हैं क्या होता है? दो गुना स्मॉलेस्ट साइड, स्मॉलेस्ट साइड माइनस वन होता है। दो गुना स्मॉलेस्ट साइड माइनस वन होता है, ये ट्रिक हो गया। दो गुना स्मॉलेस्ट साइड माइनस वन होता है। तो बताइए सवाल में जो आपका स्मॉलेस्ट साइड दिया है वो कितना दिया है आपका? 11 16 में कौन है स्मॉलेस्ट साइड? 11 है। तो सिंपली कर देंगे 2 गुना 11 माइनस एक, आंसर कितना? 21 हो जाएगा। 11 दूना 22 में से एक घटा 21 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल जो है आप इससे भी निकाल सकते हैं। जल्दी से नोट करिए, हम लोग पांचवा पे आते हैं, परिमाप का योग। चौथा में ही है, चौथा में ही। या फिर ये फॉर्मूला इसका भी हो सकता है एक्स का पॉसिबल वैल्यू के लिए कि एक्स का कई गो मान पॉसिबल है, तो 2 गुना स्मॉलेस्ट साइड माइनस वन। बड़े आगे पांचवा पे आ जाइए, याद रहेगा सबको। नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल इक्वल टू 2 गुना स्मॉलेस्ट साइड, स्मॉलेस्ट मतलब होता है सबसे छोटा, है ना, और माइनस का वन होता है। तो जो दिया है उसमें छोटा, अरे एक्स का मान तो ये गो थोड़ी ना, एक्स का मान तो बहुत सारा है ना। तो जो दिया है उसमें छोटा आप सभी को क्या करना है, देखना है। अब चलिए यहाँ पर आ जाइए सारे विद्यार्थी पांचवा पे। पांचवा पे क्या कह रहा है जी? पांचवा नंबर कह रहा है परिमाप का योगफल कह रहा है ना, सम ऑफ पेरीमीटर, परिमाप का योगफल कह रहा है। तो आप सारे विद्यार्थी बताइए यहाँ पर त्रिभुज देख सकते हैं क्या क्या बन रहा है। आप सब लोग देखिए, त्रिभुज बन रहा है जिसकी भुजाई 11 है, 16 है, 6 है, कॉमा। त्रिभुज बन रहा है जिसकी भुजाई 11 है, 16 है, 7 है, कॉमा, डॉट 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 डॉट। त्रिभुज बन रहा है जिसकी भुजाई 11 है, 16 है और 26 आपका है, ये ना बन रहा है जी। और सब के परिमाप को क्या करना है, जोड़ना है। मतलब इस तरीके से कुल मिला के 21 को त्रिभुज बनेगा। अब 21 त्रिभुज जब बनेगा तो 21 के परिमाप को जोड़ना है। सवाल करें परिमाप का योगफल, तो इसका परिमाप प्लस इसका परिमाप प्लस इसका परिमाप प्लस सबका परिमाप, है ना। तो 21 परिमाप, शांत रहिए ना जी, चूचा काहे करते हैं बता रहा हूँ, लेट हो रहा है कैसा ही। सुनिए यहाँ पर, तो 21 परिमाप को क्या करना है, जोड़ना है। 21 परिमाप को जोड़ना है। देखो एक चीज बताइए, 16 प्लस 11 कितना होता है बताइए? 27। तो आपको लग रहा है 16 प्लस 11 इसमें भी होगा, 16 प्लस 11 इसमें भी होगा, 16 प्लस 11 इसमें भी होगा, है कि नहीं बात? तो यहाँ पर देखिए 16 11 27 होता है, और 27 27 27 27 27 27 कै बार जुटेगा? 21 बार। 21 वो ट्रायंगल है ना, देखो 21 ट्रायंगल है। परिमाप का मतलब क्या? इसका तीनों भुजा प्लस इसका तीनों भुजा प्लस इसका सब जोड़ना है 21 का। तो 16 और 11 27, 27 27 27 21 त्रिभुज का जुड़ेगा तो कितना होगा? 27 गुना 21 हो जाएगा, प्लस प्लस में क्या हो जाएगा भाई? 6, प्लस में 7, प्लस में डॉट 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 प्लस 26। यही ना होगा परिमाप का योगफल। हाँ, अब देखो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, तो सारे विद्यार्थी बताइए 27 गुना 21 कितना हो जाएगा? तो 540 567 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 567 हो जाएगा, प्लस 567, इसको गुना करने पर प्लस। अब देखो 6 से जोड़ना है कहाँ तक? 26 तक। तो 6 7 8 9 लग रहा है कि एपी बन गया। ये किस में है? इन एपी, एपी में है। तो एपी में जोड़ने के लिए एक फॉर्मूला होता है, एपी में जोड़ने के लिए फॉर्मूला होता है n/2 और इंटू में a प्लस एल होता है ना। तो यहाँ से यहाँ तक 21 गुना है तो हो जाएगा 21/2 और इंटू में a प्लस एल यानी 6 प्लस 26 हो जाएगा। क्या हो गया? n/2 इंटू ए प्लस एल। ए होता है फर्स्ट टर्म और एल होता है लास्ट टर्म होता है। तो बोलिए 26 और 6 कितना? अरे 32। तो 2 से कट जाएगा ये 16 बार में। अब देखो यहाँ पर 567 और प्लस में 21 गुना 16, तब कितना हो जाएगा? 16 एकम 16, 6
और 16 दूना 32 और एक 33, 336 ना। और 336 में 567 जोड़ देंगे तो 7 6 13 का 3 1 हो जाएगा, और 6 3 9 1 10 का 0। 903 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 5 सवाल नहीं पूछेगा एग्जाम में, कोई एक सवाल पूछता है आपका, है ना। सारे के परिमाप जोड़ना, तो 27 प्लस 6 27 प्लस 7 27 प्लस 8 27 प्लस 9, तो 27 जुटेगा 21 बार, तो 27 गुना 21। अब बच क्या गया, 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस कहाँ तक, 26 तक आपका। अब देखिए यहाँ पर एपी में है तो जोड़ने के लिए इस फॉर्मूले का यूज कर लिए, तो इतना प्लस इतना कर लिए, आंसर 903 आपका हो गया। तो फिलहाल आज की सेवा यहीं तक, है ना। इधर से निकलिए आप सब लोग जल्दी से। चलिए जी, आप लोग निकलिए जल्दी से, गर्ल्स लोग पहले निकलेगी। निकलिए निकलिए तेजी से, लेट नहीं करना है।